तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 एंड जो कि होने वाला है हमारा क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं या फिर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 से। एंड ऑल्सो ये जो पूरा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करी थी कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, कॉमर्स क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा बात करने वाला है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किस किस प्रकार के हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पार्टनरशिप है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। मल्टीपल लेक्चर्स ये चैप्टर लेने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे एंड छोटे छोटे लेक्चर्स होने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक देखना नहीं भूलना। एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते हैं ना ही लाइक करते ना कमेंट करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन बोले चाहे एंटरप्राइज, दोनों का मीनिंग एक ही होने वाला है। अब बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि एक बिजनेस एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि जो पूरा अरेंजमेंट होता है तो उसको हम एक बिजनेस एंटरप्राइज करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज में हम प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स तक का पूरा काम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिसका मालिकाना हक किसका है उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को डिवाइड करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में हमारा सबसे पहले 3 आ जाते हैं। पहला होता है हमारा प्राइवेट, दूसरा होता है हमारा पब्लिक एंड थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट होता है वो जो ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन, यानी कि एक जो प्राइवेट आदमी होता है वही सारी चीज़ें देखता है, वही उसको ओन करता है, वही उसको मैनेज करता है, वही उसका सारा ऑपरेशंस देखता है। पब्लिक एंटरप्राइज वो होता है जहाँ पे भी पब्लिक का नाम आ जाए, सोशल वेलफेयर का नाम आ जाए, तो आप ये जान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ होने वाला है। वहाँ पे प्राइवेट जो कंपनियाँ होती है, प्राइवेट पर्सन होते हैं, वो कभी भी पब्लिक का बेनिफिट या फिर सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव को लेकर के चलते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उसी को ओन करती है, मैनेज करती है एंड इसी को कंट्रोल करती है। जब वो ये सब तीनों चीज़ एक गवर्नमेंट के द्वारा होती है तो उस एंटरप्राइज को हम पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। वहीं पर अगर हमारा ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाई प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर या फिर जो आप करना चाहें, यानी कि इसमें क्या है, पब्लिक भी प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, यानी कि कुछ हिस्सा प्राइवेट देखेगा, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट देखेगा, यानी प्राइवेट गवर्नमेंट होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज है। जॉइंट स्टॉक यानी कि इसमें हम प्राइवेट भी रहेगा, इसमें हम हमारा क्या नाम से गवर्नमेंट भी रहेगा, यानी कि हम प्रॉफिट मोटिव भी लेके चलेंगे एंड साथ ही साथ हमारा सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक की भी रिलेशंस हम देखते हुए चलेंगे। हमारा जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है या फिर पब्लिक एंटरप्राइज होता है, इसमें हमारा 2 कैटेगरीज और आ जाती हैं, जो कि हमारा होता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड सेकंड वन इज कॉर्पोरेट फॉर्म। कॉर्पोरेट फॉर्म एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में आ जाता है हमारा सोशल प्रोप्राइटरशिप। सोशल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, आज इसी वीडियो में ये सोशल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक हम फिनिश करने वाले बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम लेक्चर नंबर 2 में खत्म करेंगे। हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 में जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा लेक्चर नंबर शायद 4 या फिर 5 में जाए। एंड हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 में जाने वाला है। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। कॉर्पोरेट फॉर्म में हमारी ये 2 चीज़ें आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर आप कंपनी भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट स्टॉक में ये नहीं सोचना है कि इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, वो उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट वो है नहीं। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके बारे में भी हम ये जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है ये सब हम डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इसमें टाइप्स भी हो सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज।
अब हमारा सबसे पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सो अब कान के ढक्कन को खोल लेना है, ध्यान से आपको सुनना है। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, यानी कि जब एक अकेला पर्सन एक बिजनेस को ओन करता है, उसमें अपना पैसा लगाता है और साथ साथ वो कंट्रोल करता है फुल्ली 100% कंट्रोल। ऐसा नहीं कि कुछ डिपार्टमेंट या फिर थोड़ी चीज़ें कंट्रोल करता है, वो पूरे बिजनेस को अपना पूरे बिजनेस का मालिक है, पूरे बिजनेस में पैसे लगाता है, खुद अकेले बंदा पैसे लगाता है, साथ ही साथ वो अकेले ही पूरे बिजनेस कंट्रोल करता है। तो उस पर्सन को, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। बाय ए सिंगल पर्सन हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। रिसिपिएंट यानी कि रिसीट होती है हमारी, रिसिपिएंट यानी कि हमें जो प्रॉफिट रिसीव होता है, यानी रिसीवर कह सकते हैं। अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे हम रिसीवर का नाम लिख सकते हैं, यानी कि रिसीवर ऑफ ऑल प्रॉफिट, यानी कि वो सारा प्रॉफिट अकेले खाता है। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, यानी कि जो भी हमारे खतरे हैं, जो भी हमारे रिस्क हैं, जो भी हमारे लॉसेज हैं, उसको अकेले ही बियर करता है, यानी कि अकेले ही झेलता है। इट इज़ सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस, यानी कि ये हमारा केवल पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के एरिया में सुटेबल होता है। लाइक ब्यूटी पार्लर, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, हमारे हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं। स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रिटेल शॉप, जैसे कि आपके गली मोहल्ले में या फिर आपके जो एरिया है वहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर होगा, यानी कि किराने वाले भैया होंगे जो कि घर पे आपके सामान देके जाते होंगे, तो वो अकेले ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा ऐसे शॉपिंग मॉल टाइप का है कि उसमें 3-4 पार्टनर मिलके एक छोटी सी दुकान चला रहे होंगे, वो अकेले ही चला रहे होंगे। बेसिकली 2-3 नौकर रखे होंगे, बात अलग है, लेकिन वो मालिक खुद ही होंगे, सोल प्रोप्राइटर होंगे। तो अगर आपको कोई सिंगल मेडिकल स्टोर दिख जाता है, या फिर आपके जो गली मोहल्ले के या फिर आपके जो एरिया के दुकानदार है, रिटेल स्टोर से, बेसिकली रिटेल स्टोर जो छोटे रिटेल स्टोर्स हैं, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े मॉल का नहीं, छोटे रिटेल स्टोर्स हैं, तो उसका क्या होता है वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सबसे पहला हमारा फीचर होता है एक सिंगल ओनरशिप होती है हमारी। इट इज़ होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो अकेले ही ओन करता है। सेकंड वन इज कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल। सीधी सी बात है, अकेला मालिक है तो अकेला ही पूरा कंट्रोल करेगा। थर्ड वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी एक आपका लॉ का टर्म होता है। ये अगर आप फ्यूचर में अगर आप सीए फाउंडेशन वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें इस टर्म को आप बहुत ज़्यादा देखने वाले। बट अभी के लिए काम का इतना जाने कि जो हमारी कंपनीज होती हैं, जो कंपनी होती है मेन कंपनी में पार्टनरशिप अदर नहीं, जो कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं उनको उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के जो बिजनेसेस होते हैं इसमें हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है बिजनेस और बिजनेसमैन में, यानी कि बिजनेसमैन के ही नाम से जो भी रिस्क है बिजनेस में, मतलब जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड मुझे 10,000 का उधार है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस का उधार है, वो मेरा पर्सनली उधार है, मैं उसको पर्सनली लाइबल हूँ, मतलब कि मैं उसको पर्सनली पे करूँगा, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी नहीं जानते तो अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो आप जाके देखिए, सिंपल सी बात है। फोर्थ वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप अकेला पूरा प्रॉफिट खा रहे हैं तो साथ ही साथ अगर कुछ घाटा भी होता है तो उसको आप अकेले ही संभालने वाले हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई भी लिमिट नहीं है उसमें, जितना आपका लाइबिलिटी होगा आपको अकेले ही पूरा झेलना पड़ेगा। इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेब्ट्स, यानी कि अगर हमारे जो बिजनेस एसेट्स हैं, यानी कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, वो हमारी उधार यानी कि डेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, वो सफिशिएंट नहीं है। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेट्स, यानी कि हमारा मान लीजिए कि हम कोल्ड ड्रिंक के सप्लायर हूँ, मैं रिटेल स्टोर है मेरा, मैं कोल्ड ड्रिंक्स बेचता हूँ, मेरे पास 10,000 का एक फ्रिज है, मैंने उधार में 20,000 रुपये का कोल्ड ड्रिंक का पूरा स्टॉक मंगवाया था गर्मी के लिए, लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि मुझे दुकान बंद करना पड़ा, लेकिन किसी रीज़न से मेरी दुकान बंद रही पूरे सीज़न। अब जो 20,000 का स्टॉक है उसमें से मुझे एक भी रुपये नहीं हुआ, लेकिन मुझे 20,000 सप्लायर को तो देना है, उससे मतलब नहीं है, आपने मंगवाया तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मैं मान लीजिए मेरे पास 0 रुपीज़ बचे हैं बिजनेस में, तो जो है कि क्या नाम से जो एसेट्स मेरा बिजनेस में, मेरे एसेट्स क्या हुए, जो मेरा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसमें मैं कोल्ड ड्रिंक लगाता हूँ, वो मेरा 10,000 का है।
एंड मेरे टोटल लाइबिलिटी 20,000 की, तो कितना बचा 10,000। अगर हम फ्रिज वो मेरा लेके जाता है, एसेट को हम मीट कर लेते हैं डेट से, तो हमारा 10,000 बच जाता है। तो अब जो बचा हुआ 10,000 है, अब मेरे पास बिजनेस में कुछ नहीं बचा है, मैं जो फ्रिज था वो भी मैंने दे दिया। अब जो बचा हुआ 10,000 बैलेंस है वो अपने खुद के जेब से लगा के दूंगा, खुद की चीज़ें बेच के दूंगा। सो वही कहा गया है कि इसमें जो ओनर की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। फिफ्थ वन इज, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज और डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें कोई स्टार्ट करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए बिजनेस को, डिसॉल्व यानी कि बिजनेस को बंद करना, डिसॉल्व सच बिजनेस यानी कि बंद करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जैसे कि कंपनीज, अगर आप आगे चल के अभी पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉन्सेप्ट, तो उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कि एक कंपनी स्टार्ट करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है जिसका मन हुआ आराम से घर के नीचे दुकान डाला, खोल के चलाने लगा। अब हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस आप कह सकते हैं। ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, यानी कि ये हमारा ईजी टू स्टार्ट है, आसानी से खोला जा सकता है, आसानी से बंद किया जा सकता है। एक सिंपल ट्रिक बताऊं, अगर आपको मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस पूछ रहा है, अगर आपको नहीं याद है बट आपको फीचर्स याद है किसी भी टॉपिक के, बिजनेस स्टडीज़ का केवल मैं बता रहा हूँ, आपको अगर फीचर्स याद है तो अगर आप फीचर्स भी लिख के आ जाते हैं, वो 5 फीचर्स लिख दो और ऊपर फीचर्स की जगह हेडिंग डाल दो मेरिट्स या एडवांटेजेस, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाने वाले, कोई डिडक्ट मार्क नहीं करने वाला। सबसे पहले हमारा इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, आसान होता है हमें खोलना और बंद करना। सेकंड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम अकेले ही हम मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम आसानी से हमारा जो मन होगा हम वो डिसीजन को ले सकते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की हाँ अगर आपकी मर्जी है तो हम अपना कर सकते हैं, बिकॉज आप खुद ही सोलो प्रोप्राइटरशिप है। सिक्स्थ वन इज सोलो रिस्क बियरर एंड हाई प्रॉफिट रिसिपिएंट। 6 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3। सोलो रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया, यानी कि अकेले ही रिस्क को झेलेंगे और प्रॉफिट होता है तो अकेले ही बैठ के खाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस या फिर आप कह सकते हैं हमारा डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स, तीनों एक ही चीज़ होने वाली है। सबसे पहले हमारा लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि आप अकेले कंपनी को संभाल लें, अकेले फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिमिट में पैसा होगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा होने वाले, जितना ज़रूरत पड़ रहा है पैसा लगाए जाने, आपके पास लिमिटेड फाइनेंस के रिसोर्सेज होंगे। आप लोन भी ले सकते हैं तो एक लिमिट तक लोन ले सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं लिया जा सकता। सेकेंड वन इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक इंसान है कहाँ तक सोच सकता है, एक लिमिट तक ही आप सोच पाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देखिए 4-5 लोग रहेंगे तो मल्टीपल आइडियाज़ मिलेंगे, जो भी अच्छा आइडिया होगा आप उसको चूज़ करते हैं। लेकिन आप अकेले हैं, आपको खुद ही कंट्रोल करना है, खुद ही मैनेज करना है, तो आपकी क्या थिंकिंग एबिलिटी वहाँ पे कम पड़ जाती है, तो वहाँ पे मैनेजेरियल एबिलिटी है वो लिमिट कर जाती है, यानी कि वो एक लिमिट तक ही आप सोच सकते हैं, लिमिट तक ही आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होने वाली है। ऑफ कोर्स सोलो ट्रेडर कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्क एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजंस, यानी कि कोई भी बोल्ड बिजनेस डिसीजन को लेने से 100 बार सोचेगा एंड रिस्क को अवॉइड करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उधार नहीं देना है। मान लीजिए कोई अगर बंदा आता है कि ज़्यादा उधार कर रहा है तो हम उसको मना कर देंगे, भाई पहले पैसा दो फिर उधार लेके जाओ। फोर्थ वन इज अनसर्टेन लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आप कभी भी चल बसेंगे, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ठप हो सकता है। यही कहा गया कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी एंड इलनेस ऑफ अ प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर। इंसॉल्वेंसी का मतलब मैं बता दूं, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया निकलना, यानी कि जब आपकी जो एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाती, यानी कि आपकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाती हैं, तो वो आपका क्या होता है, इंसॉल्वेंसी कहलाता है। फिफ्थ वन इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि आपके पास सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है जिसकी वजह से हम बोल्ड बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, आपकी अनसर्टेन लाइफ है, तो सीधी सी बात है इन सब फैक्टर्स की वजह से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स इट कैन नॉट एक्सपेंड टू अ लार्ज स्केल, यानी कि कम लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड स्किल्स होने की वजह से हम इसको एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं ले जा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। बाकी बिजनेस फॉर्म्स को हम ले जा सकते हैं जितना मन करे उतना। अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी, यानी कि कहाँ पे ये सूटेबल होगा, कहीं भी सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चलाना है।
यहाँ पे मैंने केवल 2 एग्जांपल्स लिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके समझने के लिए केवल 2 ही लिए हैं, सिंपल। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल। फर्स्ट वन इज वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी। यहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज्ड यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका गुड्स है, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, फैक्ट्री में लाखों चिप्स के पैकेट मिलते हैं, लेकिन आपके सारे चिप्स के जो होता है, कोई भी एक, अगर मान लीजिए अंकल चिप्स है तो उसका एक टोमेटो फ्लेवर है, तो आप 2 पैकेट उठा के देखेंगे, दोनों का सेम टेस्ट होगा। तो वो क्या हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करी जाती है। जो आपका मशीनरी में आपके जो गुड्स बन रहे हैं वो एक लिमिटेड, एक ही मात्रा में आपका नमक, सॉल्ट जा रहे हैं, उसी जो आपका मसाले वगैरह पड़ रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर जाती है। लेकिन जहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है प्रोडक्ट्स लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरीज, यानी कि वो जो हमारा ज्वेलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी डिज़ाइन बना सकता है, कैसे क्या कर सकता है, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी या क्वांटिटी मेंटेन करने का चीज़ नहीं होता है। साथ ही साथ बिजनेस वेयर रिस्क इज़ नॉट एक्सटेंसिव, लाइक दैट इज़ लेसर फ्लक्चुएशन इज प्राइस एंड डिमांड, यानी कि ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारा रिस्क ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं, यानी कि रिस्क हमारा ज़्यादा नहीं आ सकता है, एक लिमिटेड रिस्क रहने वाला है। जैसे कि हमारा स्टेशनरी शॉप क्या है कि पेंसिल 5 का है, बहुत बढ़ा तो 6 का हुआ, 10 का हुआ, तो उसमें ज़्यादा हमारा रिस्क वगैरह का फैक्टर्स नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस जाने से पहले आपको सबसे पहले कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है इस वीडियो को, एंड ऑल्सो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए एंड आप नए हैं एंड यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।